हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, इन्फ्लेशन। क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है। जब से रशिया और यूक्रेन वॉर का टॉपिक न्यूज़ में है तब से इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में रहते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो काफ़ी कोशिशें कर रहा है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, हेल्दी रेंज में रखने के लिए। हम इस टॉपिक में सारी चीज़ें समझेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स जो इस इन्फ्लेशन वर्ड के साथ रिलेटेड हैं, एंड गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है इसको टारगेट करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके वेरियस एग्जामिनेशंस में, पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, यूपीएससी प्रीलिम में इस तरह के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपसे बहुत ही माइनर डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अदर वेरियस एग्जाम्स की भी बात करें तो वहाँ पे आपको वन लाइनर टाइप में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि जब चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई होती है, तो हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है। ठीक है। तो वैसे तो हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं टेक्निकली तो एक आधी वस्तु या किसी सर्विसेज का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एक सेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक सेट होता है जिसमें कुछ गुड्स और सर्विसेज रखी जाती हैं। ठीक है। उनके लेवल, उनके प्राइस लेवल में इंक्रीज और डिक्रीज आना, तो उस वहां से पता लगता है कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है। सो जनरल लेवल इन राइज इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक टाइम पीरियड के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि कुछ गुड्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक या दो गुड्स की आइटम्स ले ली, अगर उसका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप उसको इन्फ्लेशन मानोगे। यहाँ पे मान लो एक बास्केट है, उस बास्केट में मान लो आपके 600 के अराउंड आइटम्स हैं, उनको वेटेज दिया जाता है हर एक आइटम को, और उसका बेस बनाया जाता है 100। ठीक है। इस 100 के विद रिस्पेक्ट टू मान लो यहाँ पे कोई ईयर है आपका 2000 ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप मान लो 2002 में जब कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस विद रिस्पेक्ट टू 100 बेस उन जो ये गुड्स हैं 600 गुड्स के प्राइस में क्या चेंज आया, तब जाके हम बोलते हैं कि उसमें इतना क्या है, आपका इन्फ्लेशन है। तो इंडिकेट्स करता है अगर इन्फ्लेशन होती है, मान लो प्राइसेस बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू मान लो 100 से, वो जो वेटेज है, जो आपका बेस है वो इंक्रीज होकर 120 हो गया, तो हम बोलते हैं कि 20% आपकी क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट करती है? इन्फ्लेशन लोअरिंग करती है आपकी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू दिखा रखा है। मान लीजिए पहले आपके पास इतनी अमाउंट थी, ठीक है, मनी की, तो इस मनी में आपको इतनी चीज मिलती थी। ठीक है। ये उसका क्या था, प्राइस था। मान लीजिए आपके पास मनी तो उतनी है, अगर महंगाई होती है तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपको उतने ही प्राइजेस में क्या मिलेंगी, आपको कम क्वांटिटी क्या गुड्स या सर्विसेज की मिलेगी। दैट मीन्स इस मनी की जो परचेजिंग पावर है वो आपकी क्या होगी, अब कम हो गई है। मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म्स एनुअली, हम इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करते हैं, बेस को 100 रख के। ठीक है। तो इसको परसेंटेज में, एब्सोल्यूट अमाउंट में इसको कैलकुलेट नहीं करते। एंड इन पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी ईयर में, मान लो ईयर 2000 में हमने कैलकुलेट किया 1 जनवरी को, तो हम जब नेक्स्ट ईयर पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तब भी हम उसको 1 जनवरी ही करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन। इंडिया में 1 जनवरी टू 1 जनवरी होता है। ठीक है। एनुअल परसेंटेज की जब बात करते हैं, और अगर हम वीकली की बात करते हैं तो फ्राइडे की बात आती है। फ्राइडे 5 PM से लेके नेक्स्ट फ्राइडे 5 PM तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि आपका टाइम, डेट सब कुछ फिक्स रहना चाहिए। ठीक है। सो दैट कि आप एक्चुअल कैलकुलेशंस कर सको। वीकली के लिए फ्राइडे टू फ्राइडे है, और अगर आप ईयरली की बात करो तो फिर आपका 1 to 1 होता है, 1 जनवरी टू 1 जनवरी। ऑपोजिट ट्रेंड, इन्फ्लेशन अगर हम मानते हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, तो अगर इन्फ्लेशन क्या होगी है, कम होगी, नेगेटिव में चलेगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो डिसफ्लेशन है। एक्चुअली अगर जो परसेंटेज है, जो आपका इंक्रीमेंट है, वो आपका
नेगेटिव में चला गया, ठीक है, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन नहीं है, वो अब प्राइजेस कम होते चले जा रहे हैं, तो हम उसको डिफ्लेशन बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो इन्फ्लेशन तो है लेकिन वो जीरो से अबव ही है, पॉजिटिव में ही है, तब हम उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में इन टर्म्स, इन डेफिनेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिफाइन अबाउट द डिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो होप सो इन्फ्लेशन टर्म आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस क्या है, इन्फ्लेशंस कितने टाइप का होता है। देखिए इन्फ्लेशन के बारे में ये होता है कि हम सप्लाई और डिमांड, इसके ऊपर चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपकी डिमांड बढ़ी, आपकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। सप्लाई पहले जितनी थी गुड्स और सर्विसेज की उतनी ही है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है, अकर्स ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम्स मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। कहने का मतलब ये है कि एक मान लो बॉटल है आपका, ठीक है, बॉटल नेक स्ट्रक्चर जैसे मान लो, तो यहाँ पे ऊपर से आपकी क्या होती है, ये क्या होता है, साइज कम होता है और नीचे से ये आपका साइज ज्यादा होता है, यानी कि इसमें डिमांड तो डिमांड क्या आपकी ज्यादा है और सप्लाई ऊपर से कम हो रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी भी चीज के लिए आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, या फिर और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिमांड पुल के लिए। तो हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में यही बोलेंगे कि जब आपकी सप्लाई तो कांस्टेंट है लेकिन आपकी डिमांड में चेंजेस आ गए हैं, डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। या फिर ये होता है कि आपके हाथों में मनी ज्यादा आ रही है, वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डिमांड को इंक्रीज किया क्योंकि आपके हाथों में मनी ज्यादा है, ठीक है, आप उसको खर्चा करना चाहते हो। जब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई साइड के फैक्टर्स होते हैं कि मान लो वेजेस देनी होती हैं, रेंट में आपका इंक्रीमेंट आ चुका है, रॉ सप्लाई जो होती है आपकी वस्तुओं की उसके प्राइजेस में चेंजेस आ चुका है, तो अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉस्ट में अगर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, उससे भी क्या होगा, आपका सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि रीजन ये है कि जैसे जैसे आपकी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर आप कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं रहता मैन्युफैक्चरर्स के लिए या फिर प्रोड्यूसर्स के लिए। तो हम दो टाइप का इन्फ्लेशन देख चुके हैं, ठीक है, ये ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। फिर हम देखते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है, पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, लेकिन क्या है, ये अभी बहुत स्लो चल रही है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा पॉइंट होता है व्हेन देयर इज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी बट देयर आर राइजिंग प्राइजेस। आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, वैसे हम यही मानते हैं कि जब आपके प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्या होता है कि इकोनॉमी भी ग्रो कर रही होती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन के केस में क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, फिर भी आपका क्या है, मार्केट में प्राइस जो है वो राइज हो चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इसमें एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में है, 3 to लेके 7%, 8%, ये आपका सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो ये आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। अगर हम बात करें गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर जिसको हम होपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो वो डबल डिजिट में होती है। डबल डिजिट में अगर हम बात करें कि 50% इन्फ्लेशन होना, 100% इन्फ्लेशन होना, ये आपका क्या गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि ऐसा कब हुआ था, 1970s 1980s में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा देखने को मिला था, जहां पे उनकी जो है 50 से लेके 700% तक इन्फ्लेशन चली गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, मिलियन ट्रिलियन टाइम्स हो जाते हैं आपके प्राइजेस, ठीक है। जर्मनी में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी 1920s में, ठीक है, वहां पे 36 बिलियन टाइम्स जो है वो एक गुड्स के प्राइजेस पहुंच चुके थे, ठीक है। तो ये आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। फिर हम दो टर्म्स के बारे में और देख लेते हैं, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, एक आपकी कोर इन्फ्लेशन होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपका
फूड और एनर्जी आर्टिकल्स को ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती है। इसीलिए हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, डाटा पब्लिकेशन करने के लिए अगर इनको निकाल दें तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बनती है। अगर इनको इंक्लूड करते हैं कोर इन्फ्लेशन बनती है जब हम इन दोनों को निकाल देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों के बारे में डाटाज आते हैं। बस पता ये होना चाहिए कि हेडलाइन में आपका इंक्लूडेड होता है फूड और एनर्जी आर्टिकल्स, कोर इन्फ्लेशन में आपके ये ऐड नहीं होते। फिर हम बात करते हैं कि इंडाइसेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके इंडेक्स आते हैं। ठीक है, एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो पब्लिश किया जाता है आपका इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो वो पब्लिश किया जाता है, वैसे पहले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आपके सब कैटेगरीज में होता है, फॉर इंडस्ट्रियल लेबर्स, फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, फॉर रूरल लेबर्स, ये आपका लेबर ब्यूरो बनाता है। ठीक है, और जो आपका कंबाइंड होता है उसको कौन बनाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि होलसेलर लेवल पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, बल्क लेवल के ऊपर, और जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसको हम कंज्यूमर लेवल पे देखते हैं कि आपकी इन्फ्लेशन कितनी है। यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ आपकी गुड्स इंक्लूड की जाती हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपकी सर्विसेज और गुड्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं। बेस ईयर जो है वो आपका 2011-12 है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, और आपका सीपीआई के लिए क्या है आपका 2012 सभी के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इन्होंने एक नई सीरीज लॉन्च की थी, वो है 2016। अभी हम यहाँ पे बेस ईयर देख लेते हैं। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जहां पे ऑलमोस्ट क्या होते हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो चुके हैं। लाइक सपोज करो कि पिछले 5-4 साल से प्राइसेस बढ़े, फिर जाके एक ईयर ऐसा आया जहां पे जाके वो स्टेबल हो चुकी हैं कि इससे कम तो अब वो प्राइसेस जा ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। फ्लक्चुएशन जो है वो अभी नहीं आएंगी, यहाँ पे एक बार स्टेबल हो चुका है तो हम उसको बोलते हैं बेस ईयर। वो बेस ईयर वो ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। उसके विद रिस्पेक्ट टू हम आने वाले ईयर्स में क्या करते हैं कि हम इन्फ्लेशन कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। नेक्स्ट टाइम ये भी हो सकता है कि मान लो 2011-12 के बाद फिर 2016 की भी बात हो रही है कि इसको बेस ईयर बनाया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2016 तक जो प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के पहुंच चुके हैं वो भी स्टेबल हो चुके हैं। अभी वो 2011-12 की कंडीशन से कभी जा नहीं सकते। ठीक है, तो एक स्टेबल ईयर होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें कैलकुलेट करना होता है। ये बेस ईयर आपका क्या है, यहाँ पे 2011-12 होता है। यहाँ पे एक बात और आपको समझने वाली है मेन, जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो इन्फ्लेशन आपकी कैलकुलेट की जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब क्या है कि सपोज करो आपका अगस्त मंथ की बात चल रही है, तो अगस्त मंथ में अगर इन्फ्लेशन का कोई डाटा आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रीवियस मंथ के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जुलाई के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट नहीं होता। अगस्त 2022 की अगर कैलकुलेशन हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू अगस्त 2021 का कैलकुलेट होता है कि इस मंथ में पिछले साल कितना था इन्फ्लेशन और अभी इस मंथ में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। लेकिन जो इसकी परसेंटेज दी जाती है वो आपकी विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर दी जाती है। ठीक है, कंपैरिजन आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो आपका पिछले ईयर के कंपैरिजन में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस कैलकुलेशन बोलते हैं। फिर हमारी जो मेन बात आती है कि जो ये आपकी इन्फ्लेशन है उसके इंपैक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। अगर हम इसके इंपैक्ट्स की बात करें तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी पड़ते हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी पड़ते हैं। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आपको और ध्यान में रखनी है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में इसके इंपैक्ट्स अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म में इसके इंपैक्ट्स अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोरोवर्स के लिए ये बेनिफिट होती है। इसको जब ये बेनिफिट करती है तो इसको इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं। कैसे, सपोज करिए एक लेंडर है, ठीक है, जिसने किसी बंदे को मनी दी, बोरोवर को, ठीक है, उसने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रखा है, मान लो 4% उसने क्या रख रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रखा है। ठीक है, तो अभी लेंडर ने जो पहले बोरोवर को मनी दी थी, ठीक है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन आती है तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि लेंडर को भी अभी क्या होगा, जो उसने मनी दे रखी है उसके ऊपर उसको
कॉस्टली पड़ने लगी वो, लेकिन बोरोवर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही चार्ज हो रहा है, उसके हाथों में जो मनी है, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या होगा, बोरोवर को बेनिफिट है और लेंडर को क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम, जो किसके इक्वल होता है, जो आपकी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, अगर उसमें से हम इन्फ्लेशन रेट माइनस कर लें तो आपकी क्या आ जाती है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है। और जो ये है डिफरेंस इन दोनों का, वही आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम के इक्वल आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से बोरोवर्स को बेनिफिट हुआ। नेगेटिव में यहाँ पे बताई रही है कि क्रेडिटर को लॉस होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेशन आती है मार्केट में तो एक मैसेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स को या प्रोड्यूसर्स को कि अभी इकोनॉमी में डिमांड है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो एक कारण हो सकता है इन्फ्लेशन का। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन में। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होती है आपकी क्या होती है, ये बेनिफिशियल होती है। अगर हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको लॉस होता है। उसका रीजन ये है कि अगर उनकी इनकम नहीं बढ़ती, ठीक है, तो उनके लिए क्या होती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि चीजों में महंगाई ज्यादा है। ठीक है, कम उतने ही पैसे में अब उनको कम क्वांटिटी मिलेगी। फिर हम बात करते हैं सेविंग्स के लिए। सेविंग्स के लिए क्या होता है कि सेविंग इंक्रीज होते हैं, क्योंकि लोग अब क्या होता है कि पैसा खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, बैंक्स में उसको सेव करना चाहते हैं। तो सेविंग करने के लिए क्या होता है कि वो बैंक्स के क्या करते हैं, चक्कर निकालते हैं, बैंक्स में जाते हैं, वहां पे पैसा सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको ये बोलते हैं कि वो अपने शूज का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार आना जाना पड़ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट आपका कॉम्पिटिटिव हो जाता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि आपकी एक्सचेंज रेट जो होती है, ठीक है, अगर मान लो आपकी यहाँ पे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होने से क्या होगा कि आपका जो करेंसी होएगा विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, ठीक है, उसकी एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा आपका। जैसे हम रुपी डॉलर का कंपैरिजन करते हैं तो आपके क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी में आपकी ज्यादा इंडियन करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, उसके विद रिस्पेक्ट टू और उसके इक्वल आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो आइटम्स हैं एक्सपोर्ट, वो क्या हो जाएंगे, हमारी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, मतलब उनकी डिमांड जो है फॉरेन मार्केट में बढ़ सकती है। इंप्लॉयमेंट जो होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज करती है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो ज्यादा सप्लाई की जरूरत है, तो आपकी इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज करेगी, लेकिन वो शॉर्ट रन में है। अगर लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन रहती है तो आपकी इंप्लॉयमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट करती है, उसको एक टर्म में नैरो बोलते हैं। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। टैक्स पेयर्स के लिए ये नेगेटिव होता है। टैक्स पेयर के लिए नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि सपोज करो, मान लीजिए आपके पहले 10,000 इनकम थी, ठीक है, अगर मान लो आपकी सैलरी जो है, अगर उसमें मान लो इंक्रीमेंट आता भी है, लेकिन इन्फ्लेशन होने की वजह से वो आपको अलाउंस दिए गए हैं, लेकिन फिर आप टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हो। ठीक है, तो वो ब्रैकेट क्रीप उस चीज को बोलते हैं, टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। डेप्रीशिएट करेंसी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू आपकी डेप्रीशिएट हो जाती है, यहां से मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसी वजह से फिर आपका एक्सपोर्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट आपका कॉम्पिटिटिव होता है तो बाहर से आने वाली जो आपकी इंपोर्ट की गुड्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, कॉस्टलियर हो जाएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर अगर मान लो आपको क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, वो आपके लिए नेसेसरी और मैंडेटरी गुड्स है कि आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी, तो फिर अगर वो महंगी है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इंप्लॉयमेंट आपकी लॉन्ग रन में क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, वैसे फिलिप कर्व ये बोलती है कि दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होती है कि जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की एक हेल्दी रेंज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन ये नहीं कि होनी ही नहीं चाहिए आपकी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसका रिलेशन एम्प्लॉयमेंट के साथ है, उसका रिलेशन आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ है। ठीक है, उसका रिलेशन आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव के साथ है। ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, यूथ को जॉब देनी है, तो फिर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन उस इन्फ्लेशन का एक टारगेट और उसकी एक रेंज होनी चाहिए। ठीक है, वो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन जो है आपकी, हेल्दी रेंज ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो आपकी
क्या है इंडिया में, वो है आपकी 2 to 6%, ठीक है, प्लस माइनस 4% प्लस माइनस 2% इसको हम बोलते हैं। इसको आरबीआई टारगेट करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। 2015 में ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, आरबीआई इसको टारगेट करता है। लेकिन ये हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन की बात बहुत सारी कमेटीज ने की है, ठीक है। अगर हम बात करें चक्रवर्ती कमेटी 1985 में बनी थी, सी रंगराजन एंड तारापुर कमेटी, इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि इंडिया की जो हेल्दी इन्फ्लेशन रेंज है वो इतनी होनी चाहिए। अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो 1 to 3% होती है, ठीक है। अगर इस टारगेट को अचीव करने में आरबीआई फेल हो जाता है फॉर 3 consecutive क्वार्टर्स, ठीक है। 3 consecutive क्वार्टर्स का मतलब क्या है, 9 months के लिए। सक्सेसिव क्वार्टर्स, 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स के लिए अगर आरबीआई से ये इन्फ्लेशन टारगेट हैंडल नहीं होता तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि रीजन क्या है, इनके आने वाले 6 to 18 months में आरबीआई क्या पॉलिसीज मेजर्स अपनाएगा, अभी तक उन्होंने क्या किया, ये सारा कुछ उनको पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी इन्फ्लेशन के रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो न्यूज में रहती हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम कम है, ठीक है, और आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, तो यहाँ पे उस चीज को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, अपना खर्चा बढ़ाएगी, तो दैट मीन्स वो मार्केट में क्या करेगी, पैसा इन्फ्यूज करेगी, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। वो एक्स्ट्रा मनी जब मार्केट में आएगी, जितना पैसा लोगों के पास होएगा, सप्लाई साइड आपकी चेंज हुई नहीं है, डिमांड बढ़ गई है, तो फिर आपका क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव द नेशनल इनकम। क्योंकि फिर डेफिसिट को अभी गवर्नमेंट ने किसी ना किसी तरीके तो फुलफिल करना ही है, ठीक है। वो जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है तो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करती है। डिफ्लेशनरी गैप इसका बिल्कुल रिवर्स है, जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम करना चाहती है, ठीक है, अगर उसका इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है तो फिर वो मार्केट से पैसा क्या कर लेती है, वापस निकाल लेती है। इसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं या फिर आउटपुट गैप भी बोलते हैं। ये कर्व इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या होती है, आपका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आता है और यहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन होती है वाई एक्सिस के ऊपर, और ये एक रिलेशन जो है इस कर्व में, ये रिलेशन है इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन बाद में एक टर्म डिफाइन करके बताया गया कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में फिर क्या होता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि मान लीजिए आपने जीडीपी को करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट कर लिया और जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस मतलब बेस ईयर जो आपका स्टेबलाइज्ड ईयर है, तो करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जब आप डिवाइड करते हो तो जो भी फैक्टर आता है, इसका मतलब ये है कि वो उतना टाइम क्या है उसमें इन्फ्लेशन का क्या है, पार्टिसिपेशन है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ द जीडीपी एट द करंट प्राइसेस टू द कांस्टेंट प्राइसेस। ये सिर्फ उस चीज के लिए किया जाता था जब हम क्या बोलते थे कि हमें रियल पता होना चाहिए कि आपका जीडीपी कितने टाइम ग्रो कर रही है। रिफ्लेशन और रिसेशन, जो रिफ्लेशन होती है वो क्या होती है कि जैसे मान लो किसी इकोनॉमी में रिसेशन आया हुआ है, रिसेशन मींस आपकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, तो वहां से इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए जो आपका इनिशियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इन विच द गवर्नमेंट अल्टर्स द मनी सप्लाई। When the supply of money expands, the value of the existing money decreases, resulting in the form of a tax on the existing money holder. Suppose कीजिए किसी मार्केट में लोग जो हैं वो अपने पास पैसा सेव रखे हुए हैं, उसको स्पेंड नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग करने के बाद मनी को मार्केट में इन्फ्यूज करती है, तो जो लोगों के पास में पैसा होता है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टैक्स। वैसे उनके ऊपर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन उनकी मनी की वैल्यू कम कर देगी इन्फ्लेशन को बढ़ा के, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब अपनी तरफ से पैसा इन्फ्यूज किया है प्रिंटिंग ऑफ मनी करके, ठीक है। ये वो टर्म है नैरो जिसके बारे में बात कर रहे थे, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये होता है कि मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रह सकता है
जहां पे हम इन्फ्लेशन को बढ़ा नहीं रहे। अगर इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आपकी, इससे ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन होएगी तो फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। यानी कि एक कंपैरिजन होता है कि ये लोवेस्ट लेवल ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, किसी फिक्स इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी, ये फिलिप कर्व बोलती है, लेकिन ये कंसेप्ट ये बोलता है कि एक फिक्स लेवल के ऊपर ही होता है, फिर उसके बाद जैसे ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है, द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन बी सस्टेन्ड विदाउट कॉजिंग द वेजेस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन टू राइज। उसके बाद आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, वेजेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि कोई भी बंदा उस सैलरी में या उस वेज में काम नहीं करेगा जिससे उसको लगे कि उसको वहां पे काम करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको उतना रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा उसकी मेहनत का, ठीक है। तो फिर वो वैसे ही काम करना नहीं पसंद करते, फ्री रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस रेट के बाद आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, फिर वेजेस आपकी क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगी। तो ये हमारे इन्फ्लेशन का टॉपिक था। बाकी न्यूज़ में अगर हम बात करें तो अगर ये चीज़ें आपकी न्यूज़ में रहती हैं कि कौन क्या करता है, गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट रहते हैं, मार्केट में पैसा कैसे इन्फ्यूज करती है। बात करें फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, अगर हम बात करें टैक्स रेट में कटौती की जा सकती है, ठीक है, या फिस्कल स्टिमुलस की हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहले इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज करती है, फिर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी न्यूज़ में चलती रहती हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं इन्फ्लेशन के, सेकंड थिंग आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी की अगर हम बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पहले हमारा WPI से कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अभी हम CPI से कैलकुलेट करते हैं। ये रघुराम राजन कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए इंडिया में कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है, ठीक है। एक चीज और, होलसेल प्राइस इंडेक्स वैसे तो आपका मंथली भी आता है, वीकली भी आता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ इसको मंथली बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, मंथली बेसिस, ठीक है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन के टॉपिक में यही चीजें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा अब न्यूज़पेपर। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू।